नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका खबर अब तक में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अब जनगणना भी हुई डिजिटल। झारखंड में शुरू हुई स्वगणना प्रक्रिया। ट्राई4 के विज्ञापन के लिए पटना में बड़ा बवाल। पुलिस ने किया लाठीचार्ज, कई अभ्यर्थी चोटिल। बंगाल में बीजेपी सरकार का फॉर्मूला तय। सुवेंदु सीएम, महिला डिप्टी सीएम पर बड़ा दांव। दुर्गापुर में दादागिरी का डॉन गिरफ्तार। हथियार लहराकर फैलाई थी दहशत। किराना दुकानदार के बेटे ने किया कमाल। माध्यमिक में हासिल किया राज्य में 9वां स्थान। अब खबरें विस्तार से। रांची सहित पूरे झारखंड में जनगणना 2027 की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस बार पहली बार स्वगणना यानी सेल्फ एन्यूमरेशन की सुविधा दी गई है, जिसके तहत लोग ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से खुद अपनी जानकारी दर्ज कर रहे हैं। यह प्रक्रिया 1 मई से 15 मई तक चलेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1 मई को रांची में स्वगणना प्रक्रिया पूरी कर इसकी शुरुआत की। अब आम लोगों के साथ साथ कई खास लोग भी इस डिजिटल अभियान से जुड़ रहे हैं। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजत्री ने बताया कि यह प्रक्रिया बेहद आसान है और सिर्फ 4 से 5 मिनट में पूरी की जा सकती है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सही आंकड़े ही सरकार को बेहतर योजनाएं बनाने में मदद करते हैं और देश निर्माण में हर नागरिक की भागीदारी जरूरी है। अब जनगणना सिर्फ सरकारी जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर नागरिक की भागीदारी बन चुकी है, क्योंकि सही जानकारी से ही बनता है बेहतर भविष्य और मजबूत देश। ये आंकड़े इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हमारे देश में राज्य सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा या कोई भी संस्था के द्वारा कोई योजना या नीति जो बनती है तो उसका बेसिस जो है यही आंकड़े रहते हैं। और ये आंकड़े सही रहने से और कॉम्प्रिहेंसिव रहने से नीतियाँ जो है वो सही बन पाती हैं। तो इसको देश निर्माण में और देश के विकास में अपना योगदान के लिए हर नागरिक को एक भूमिका है, योगदान। बिहार में शिक्षक भर्ती के चौथे चरण यानी टायर 4 को लेकर अभ्यर्थियों का गुस्सा अब सड़कों पर दिखाई देने लगा है। गुरुवार को राजधानी पटना के जेपी गोलंबर पर हजारों छात्र विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर जुटे, जहां पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की स्थिति बन गई। पुलिस ने भीड़ हटाने के लिए लाठीचार्ज किया, जिसमें कई छात्रों के घायल होने की खबर मिल रही है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि बीपीएससी लगातार तारीख पर तारीख देकर युवाओं को गुमराह कर रहा है। वहीं छात्र नेताओं ने जल्द विज्ञापन जारी नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। पश्चिम बंगाल में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के बाद नई सरकार के गठन को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। अभी तक के खबरों के मुताबिक भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार बनकर उभर रहे हैं। भवानीपुर और नंदीग्राम दोनों सीटों पर जीत के बाद पार्टी में उनका कद और मजबूत हुआ है। सूत्रों के अनुसार भाजपा राज्य में 2 डिप्टी सीएम वाला फॉर्मूला अपना सकती है। महिला चेहरे के तौर पर अग्निमित्रा पॉल का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। वहीं दूसरा उप मुख्यमंत्री उत्तर बंगाल या आदिवासी समुदाय से हो सकता है। बताया जा रहा है कि नई सरकार का शपथ ग्रहण 9 मई को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जा सकता है। भाजपा की यह रणनीति राज्य में पहली सरकार के गठन के साथ साथ महिलाओं और क्षेत्रीय संतुलन को साधने की कोशिश मानी जा रही है। बंगाल की सत्ता में पहली बार कमल खिलने जा रहा है और सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि आखिर भाजपा का बंगाल मॉडल कैसा होगा। इसको लेकर सीधे जुड़ते हैं हमारे संवाददाता अनुपम से। उन्हीं से जानते हैं क्या नई जानकारी अभी मिल रही है। अनुपम, हमें बताइए कि नई सरकार के शपथ ग्रहण को लेकर क्या बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जी बिल्कुल चंद्रा, आपको हम बता दें कि बस अब 1 घंटे का वो समय शेष रह गया है
जब बंगाल को उसका कहीं ना कहीं सीएम मिल जाएगा, डिप्टी सीएम मिल जाएगा, और तमाम जो मंत्रियों को लेकर लगातार चर्चा चल रही है, तमाम नाम जो सुर्खियां बटोर रही है, उस पर विराम लग जाएगा। आपको बता दें कि बस जो उल्टी गिनती है वो शुरू हो चुकी है, और कभी भी बैठक के बाद सीएम जो होगा, जो बंगाल की सत्ता का कमान संभालेगा, बंगाल के जो जनता द्वारा जो इतना जनादेश दिया है उसकी कमान संभालेगा। और इसको लेकर जो बैठकें हैं वो तेज हो चुकी है। लेकिन अगर पहला नाम अगर मैं कह दूं तो अभी भी शुवेंदु अधिकारी पहले नंबर पर चल रहे हैं। वही डिप्टी सीएम की बात करें तो अग्निमित्रा पॉल की बात करें, या शंकर घोष की बात करें, या तमाम बड़े नाम की बात करें, इनके नामों को लेकर हलचल तेज हो चुकी है। लेकिन अभी बैठक होनी बाकी है, और बैठक के बाद कहीं ना कहीं इन नामों पर शायद विराम लग जाए और जो कयास लगाए जा रहे हैं वो पूरा हो जाए। अनुपम, ये बताइए कि कब तक ये बैठक की शुरुआत हो सकती है और अभी तक क्या जानकारी मिली? क्या बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद आपको लगता है कि शुवेंदु अधिकारी का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है? बिल्कुल चंद्रा, अगर हम बैठक की बात करें तो 42 मिनट का वो समय शेष रह गया है जब बैठक की शुरुआत होगी। जैसा कि लगातार अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाया गया था, सुबह से ही वो कोलकाता में मौजूद हैं, लगातार अलग अलग मंदिरों में वो पहुंच रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं। इसके बाद विधायक दल की बैठक होनी है, और ये जो बैठक है ये 4 बजे से के आसपास शुरू होगी, और उसके बाद एक के बाद एक मंथन की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि जो पहला नाम हो सकता है वो शुवेंदु अधिकारी का ही नाम हो सकता है। हालांकि बीजेपी है ये कभी भी सरप्राइज दे देती है, कभी भी छुपे हुए नेता को उभार कर ले आती है, तो ये तो उसकी खूबी ही रही। लेकिन जो अभी तक के जो रुझान है उसमें सबसे पहला नाम शुवेंदु अधिकारी है, चंद्रा। और अभी एक नया बात देखने को मिल रहा है बंगाल में कि 2 डिप्टी सीएम फॉर्मूले के पीछे बीजेपी की क्या राजनीतिक रणनीति मानी जा रही है, अनुपम? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं बीजेपी की एक, अगर हम अन्य राज्यों की सरकार की बात करें तो 2 डिप्टी सीएम का एक जो फॉर्मूला है वो बीजेपी कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए करती है। क्योंकि अगर हर एक वर्ग को ध्यान दिया जाता है, क्योंकि लगातार प्रचंड बहुमत है और इसमें हर एक वर्ग का अहम योगदान है। इसमें 2 डिप्टी सीएम अलग अलग जाति के हो सकते हैं और वो अपनी अपनी जाति को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं बीजेपी ने 2 डिप्टी सीएम फॉर्मूला आजमाया और हर जाति को खुश करने का काम करेगी। वहीं अगर हम मंत्रिमंडल की बात करें तो तमाम बड़े नाम उसमें शामिल हो सकते हैं, एक के बाद एक अलग अलग नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि इस बैठक के बाद इतना तो जरूर तय है कि सीएम जो भी होगा, लेकिन आज विधायक दल के नेता जो भी होंगे उनके साथ आज बीजेपी राज्यपाल के पास जाने वाली है और सरकार बनाने को लेकर कहीं ना कहीं ज्ञापन सौंपने वाली है। और जो जानकारी आ रही है 9 मई को बंगाल में सरकार का गठन हो जाएगा और सीएम पद की जो शपथ की प्रक्रिया होती है वो पूरी कर ली जाएगी। इसके लिए अगर हम ब्रिगेड मैदान में बात करें तो तैयारियां तेज हो चुकी है। जानकारी में प्रधानमंत्री खुद आ सकते हैं बंगाल, इसके अलावा अमित शाह पहुंचे हुए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत तमाम बड़े नेता बीजेपी के शामिल हो सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सीएम जो भी हो, लेकिन शपथ तो कल ही होने वाला है बंगाल में। जी, आपसे आखिरी सवाल रहेगा कि महिला डिप्टी सीएम के तौर पर अग्निमित्रा पॉल का नाम क्यों सबसे आगे बताया जा रहा है? क्योंकि अभी तक जितने भी रैली चल रही थी भाजपा की उसमें अग्निमित्रा पॉल जो है वो लगातार रैलियां कर रही थी और एक एक करके वो बंगाल की जनता को अपनी जो पहचान है वो बता रही थी और साथ में बंगाल की जनता से वो काफी ज्यादा जुड़ी हुई भी है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो आसनसोल दक्षिण से कहीं ना कहीं अग्निमित्रा पॉल ने भारी बहुमत के साथ विजय हासिल की है और लगातार वो क्षेत्र में घूमती हुई नजर आ रही थी। आपको याद होगा चंद्रा, चुनाव के समय उन्होंने खुलकर टीएमसी का विरोध किया था। वोटिंग वाले दिन भी उन्होंने कहा था कि अब जो कैमरा कैप्चर करने का काम करती थी टीएमसी, ये नहीं चल पाएगी। जिसके बाद उन पर हमला भी हुआ था, उनकी गाड़ी पर भी हमला हुआ था। फिर हेलमेट भी हम देख पा रहे थे कि वो हेलमेट पहन के घूमती हुई नजर आ रही थी। तो अलग अलग तरीके से लगातार वो ममता सरकार का विरोध जताती रही और महिलाओं की एक जो आवाज बन के वो निकल रही थी। तो जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि जो इस बार बीजेपी का जो प्रचंड बहुमत है, 200 से प्लस सीटें आई है, तो ऐसे में बीजेपी एक समीकरण को बैठा के चल रही है, चाहे महिला वोटर हो या तमाम जाति गत को ध्यान में रखते हुए वो मंत्रिमंडल हो या सीएम हो या डिप्टी सीएम का चयन करे। ऐसे में अगर एक महिला चेहरा हो बंगाल में तो सबसे बड़ा चेहरा अभी अग्निमित्रा पॉल का ही है। इसलिए उन्हें ये जिम्मेदारी देना बहुत ज्यादा चांसेस है कि उन्हें ये जिम्मेदारी दिया जाए। जी, इन तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद अनुपम।
पश्चिम बंगाल की राजनीति में अब बदलाव की बड़ी पटकथा लिखी जा रही है। दशकों बाद सत्ता के समीकरण बदले हैं और पहली बार भाजपा सरकार बनाने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री से लेकर डिप्टी सीएम तक के नामों पर मंथन तेज है। वहीं जनता की उम्मीदें भी नई सरकार से जुड़ चुकी है। अब सबकी नजर 9 मई पर टिकी है, जब नई सरकार शपथ ले सकती है। लेकिन असली चुनौती शपथ के बाद शुरू होगी, क्योंकि चुनावी नारों से आगे बढ़कर अब बंगाल की जनता विकास, कानून व्यवस्था और बदलाव का असर जमीन पर देखना चाहती है। सत्ता बदल चुकी है, अब वक्त है भरोसे जीतने का। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि दुर्गापुर से आ रही है। दुर्गापुर के कोक ओवन थाना इलाके में दादागिरी और आतंक फैलाने के आरोप में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान रंजीत सिंह के रूप में हुई है, जो नववारिया इलाके का रहने वाला बताया जा रहा है। आरोप है कि इलाके में विवाद के दौरान उसने हथियार निकालकर लोगों में दहशत फैलाने की कोशिश की। स्थानीय लोगों के मुताबिक आरोपी लंबे समय से इलाके में गुंडई कर रहा था। सूचना मिलते ही कोक ओवन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और उसे दबोच लिया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। पूर्व बर्धमान जिले के भताड़ से एक प्रेरणादायक सफलता की कहानी सामने आई है। किराना व्यापारी के बेटे सौम्यदीप चक्रवर्ती ने माध्यमिक परीक्षा में 689 अंक हासिल कर राज्य में 9वां स्थान प्राप्त किया है। माधव पब्लिक हाई स्कूल के छात्र सौम्यदीप की इस उपलब्धि से परिवार, स्कूल और पूरे इलाके में खुशी का माहौल है। पिता स्वरूप चक्रवर्ती ने बेटे की सफलता पर गर्व जताया। वहीं मां विशाखा चक्रवर्ती ने इसे परिवार के लिए सबसे खुशी का पल बताया। रिजल्ट की खबर मिलते ही घर पर बधाई देने वालों का तांता लग गया। सौम्यदीप ने कहा कि उनका सपना मेडिकल की पढ़ाई कर डॉक्टर बनने का है। আমরা 100% আশা ছিল যে ছেলে ভালো রেজাল্ট করবে, কিন্তু আমি সকাল থেকে কাজকর্ম করছিলাম। তো ঠাকুরকে পুজো দেব, তারপর তো আজকে তো একটা ভালো দিন। তো তারপরেই টিভিতে চোখ দিতে তখন দেখলাম কি যে ছেলের নাম ঘোষণা করছে। শুনে খুবই ভালো লাগলো। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद में एग्जीक्यूटिव MBA प्रोग्राम 2026 से 28 सत्र के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह कोर्स खास तौर पर नौकरी पेशा प्रोफेशनल्स, अधिकारियों और उद्यमियों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। संस्थान के डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग द्वारा संचालित यह कार्यक्रम 2 वर्षों यानी 4 सेमेस्टर का होगा। कक्षाएं बुधवार से रविवार तक ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएगी, जबकि मिड सेमेस्टर और एंड सेमेस्टर परीक्षाएं ऑफलाइन होगी। आवेदन के लिए अभ्यर्थियों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक की डिग्री और कम से कम 1 वर्ष का कार्य अनुभव होना जरूरी है। सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम 50% अंक, जबकि SC, ST और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 45% अंक निर्धारित किए गए हैं। इस एग्जीक्यूटिव MBA कार्यक्रम में इंटरनेशनल बिजनेस, डाटा साइंस, बिजनेस एनालिटिक, डिजिटल मार्केटिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, सप्लाई चेन मैनेजमेंट और HR मैनेजमेंट जैसे आधुनिक विषयों की पढ़ाई कराई जाएगी। कार्यक्रम की कुल फीस 6 लाख रुपए रखी गई है। चयन प्रक्रिया में ऑनलाइन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू शामिल होंगे। कुल 100 सीटों वाले इस कार्यक्रम के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 मई 2026 को तय की गई है। ऑनलाइन परीक्षा 14 जून को होगी, जबकि इंटरव्यू 16 और 17 जून को आयोजित किए जाएंगे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे एग्जीक्यूटिव MBA प्रोग्राम के लिए है, जिसको हम लोगों ने आज के वर्किंग प्रोफेशनल्स की रोजमर्रा की जिंदगी को बड़े नजदीक से देखते और समझते हुए बनाया है। इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है कि जितने भी वर्किंग प्रोफेशनल्स जो कि अपने इंडस्ट्री में काम करने में बिजी है, अपने आप को अपस्किल करना चाहते हैं और आज जिस तरह से AI, ML और नई नई टेक्नोलॉजीज आज के पूरे इंडस्ट्री और ऑर्गेनाइजेशंस बेस को चेंज कर रहे हैं, उसको मीट करना चाहते हैं, उसके लिए अपने आप को और अपस्किल करना चाहते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।